वर्चुअल वर्क चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। वर्चुअल वर्क चैप्टर काफ़ी इजी चैप्टर है और इसको एक बार प्रिपेयर कर लेने पे इसके एमसीक्यूज़ काफ़ी आसानी से किए जा सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने की चांसेस हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है, बाकी इसके एमसीक्यूज़ काफ़ी सारे आ सकते हैं। तो वर्चुअल वर्क का डेफिनेशन हम देखते हैं, जैसा कि बोर्ड पे लिखा है, व्हेन अ पार्टिकल इज़ इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज। मतलब अगर कोई पार्टिकल है या बॉडी है जिसके ऊपर कई सारे कोप्लेनर फोर्सेस काम कर रहे हैं। अब कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं? ऐसे फोर्सेस जो एक ही प्लेन में लग रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे एक ही प्लेन में कई सारे फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, तो इस तरह के फोर्सेस को हम कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। तो अगर एक बॉडी के ऊपर कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है मतलब ये मोशन नहीं कर रही है। अगर ये बॉडी जो है वो मोशन नहीं कर रही है तो ये डिस्प्लेसमेंट भी नहीं शो करेगी। लेकिन अगर इसका कोई एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, फिर भी इफ़ वी सपोज दैट द पार्टिकल अंडरगोज एन इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट, अगर हम मान लें कि इस पार्टिकल का एक इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जैसा कि मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, अगर इस पार्टिकल का या इस बॉडी का इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ और ये बॉडी यहाँ पहुँच गई, ऑल्दो द पार्टिकल हैज़ नो टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन, जबकि इस पार्टिकल की, इस बॉडी की कोई टेंडेंसी नहीं है मूव करने की, फिर भी हमने माना है कि कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इस तरह के डिस्प्लेसमेंट को देन द डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। इस तरह के डिस्प्लेसमेंट को वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इस डिस्प्लेसमेंट को कराने के लिए कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई ना कोई फोर्स एक्ट किया होगा। इस फिगर में तो हम उस फोर्स को नहीं देख पा रहे हैं, बस हम इमेजिन कर सकते हैं कि कोई ना कोई फोर्स एक्ट किया होगा। तो उस फोर्स की वजह से इस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को कराने के लिए जो वर्क किया होगा उस फोर्स ने, उस वर्क को हम वर्चुअल वर्क कहते हैं। द वर्क डन बाय द फोर्स अलॉन्ग दिस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वर्चुअल वर्क। तो पहला पॉइंट हमने ये देखा कि जब एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो वो मोशन नहीं करना चाहता है। लेकिन अगर हम फिर भी मान लें कि वो पार्टिकल कुछ वर्चुअल डिस्प्लेस हुआ है, जैसे कि फिगर में दिखाया है, तो उस फोर्स को, जिस फोर्स ने उसे वर्चुअली डिस्प्लेस किया है, उसने जितना वर्क किया उसके वर्क को हम वर्चुअल वर्क कहते हैं। अब यहाँ पे हम वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट इस तरह से समझ सकते हैं कि वर्चुअल वर्क कोई असलियत का वर्क नहीं है, ये बस एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि हम ये सोचते हैं, ये मानते हैं, ये कल्पना करने की कोशिश करते हैं कि अगर इस बॉडी को कुछ डिस्प्लेस किया गया होता तो क्या फोर्स लगता, क्या डिस्प्लेसमेंट होता, क्या वर्क किया गया होता इस पर। बस ये एक काल्पनिक कॉन्सेप्ट है और इसी काल्पनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस निकाले जा सकते हैं, जिसमें हम बिना बॉडी को डिस्प्लेस किए ही उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। फोर्सेज एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब हम देखेंगे कि फोर्स को कैसे कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जाता है। कंपोनेंट्स मतलब अगर कोई दो परपेंडिकुलर एक्सेस हैं तो हम फोर्सेस को कैसे इसके डायरेक्शन में लेके आएँ, परपेंडिकुलर एक्सेस के डायरेक्शन में लेके आएँ, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाए। अब इसको इसके डायरेक्शन में लेके आने के लिए हमारे पास मैथ से बस एक ही तरीका है, प्रोजेक्शन लेना। प्रोजेक्शन मतलब परछाई लेना। तो अगर हम ऊपर से हम एक लाइट सोर्स ले लें तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, इसकी परछाई कहाँ बनेगी, इसकी परछाई यहाँ बनेगी। और अगर हम एक साइड से लाइट सोर्स ले लें तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, इसका प्रोजेक्शन इस एक्सिस पर बनेगा। प्रोजेक्शन कैसा बनेगा, एक इस तरह की लेंथ मिलेगी हमें, इस तरह की परछाई मिलेगी। अब इस परछाई की लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी अगर फोर्स को हम उस एक्सिस पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं जिस एक्सिस में एंगल है, यानी थीटा जिस एक्सिस पर है, तो हमें प्रोजेक्शन की लेंथ मिलती है f इंटू कॉस ऑफ दैट एंगल, f इंटू कॉस थीटा। अगर हम प्रोजेक्शन उस एक्सिस पर ले रहे हैं जिस एक्सिस पर एंगल है थीटा, तो ये f ऑफ कॉस थीटा आ जाएगा। और अगर हम उस एक्सिस पर ले रहे हैं प्रोजेक्शन जिस पर थीटा नहीं है, तो ये आ जाता है f ऑफ साइन थीटा। इस तरह से हम f को ब्रेक कर सकते हैं और इन दोनों कंपोनेंट्स को हम x और y से डिनोट करते हैं। इसको कैपिटल X से और इसको कैपिटल Y से डिनोट करते हैं। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट फोर्सेस बन गए हैं, ये अलग अलग दो फोर्सेस हैं जिनका रिजल्टेंट F के बराबर होता है। अब इन दोनों अलग अलग फोर्सेस का हम इस्तेमाल करके हम अलग अलग वर्क वगैरह निकाल सकते हैं, बाकी सारे क्वांटिटीज़ को हम निकाल सकते हैं। हमें एक फोर्स जो कि रैंडम डायरेक्शन में लग रहा था, हमने उसको दो परपेंडिकुलर एक्सिस के फॉर्म में तोड़ दिया। इस तरह से फोर्स और उसके कंपोनेंट को ब्रेक किया जा सकता है ताकि क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व किया जा सके। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है।
प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क ये कहता है कि अगर कोई सिस्टम है हमारे पास, अगर कोई बॉडी है हमारे पास और उस पर कई सारे फोर्सेस लगते हैं, मान लेते हैं F1 इधर लग रहा है, मान लेते हैं F2 इधर लग रहा है, मान लेते हैं F3 कोई फोर्स है जो इधर लग रहा है, मान लेते हैं कोई F4 फोर्स है इधर लग रहा है और कोई F5 फोर्स है इधर लग रहा है, और ये इक्विलिब्रियम में है, तभी हम वर्चुअल वर्क करवा सकते हैं किसी बॉडी पर। और मान लेते हैं कि ये बॉडी है जो कुछ डिस्प्लेस हो गई, इस जगह से डिस्प्लेस होकर ये इस जगह पर आ गई। तो इस बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए बहुत सारे वर्क किए गए होंगे। F1 फोर्स ने वर्क किया होगा, मान लेते हैं कि F1 ने S1 डिस्प्लेसमेंट किया, तो इसका वर्क जो हो गया वो हो गया F1 S1। मान लेते हैं F2 फोर्स ने कुछ वर्क किया होगा, मान लेते हैं उसने S2 डिस्टेंस डिस्प्लेस किया इस बॉडी को, तो उसका वर्क हो गया F2 S2। इसी तरीके से बहुत सारे फोर्सेस थे, उन्होंने सबने डिस्प्लेसमेंट किया कुछ न कुछ, और उनकी वजह से कुछ न कुछ W1 W2 W3 ऐसे करके बहुत सारे वर्क उन्होंने किया, तब जाकर उस पार्टिकल का या उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो वर्चुअल वर्क का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जितने भी वर्चुअल वर्क हुए हैं W1 W2 यानी F1 S1 प्लस F2 S2, जितने भी वर्चुअल वर्क हुए हैं उन सब का एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ W वर्चुअल इज इक्वल टू 0। फिर से एक बार समझते हैं। अगर कोई बॉडी है उस पर बहुत सारे फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, उस बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस वर्क कर रहे हैं और उस बॉडी का कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ किसी एक जगह पे, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर इसका वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो इस पर वर्चुअल वर्क हुआ होगा, सारे फोर्सेस ने इसके ऊपर वर्चुअल वर्क किया होगा। मान लेते हैं F1 फोर्स ने S1 डिस्प्लेसमेंट इसको डिस्प्लेस किया, तो इसका वर्क हुआ F1 S1 जिसे हमने W1 लिखा है। इसी तरीके से F2 फोर्स का डिस्प्लेसमेंट होगा S2 जिसे हमने W2 से लिखा है। इसी तरीके से बाकी फोर्सेस का भी कुछ न कुछ वर्क होगा, सबका वर्क जो होगा उसको हम सम करें तो वो 0 के बराबर आता है। यही प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कहता है। अगर इसे कॉमन शब्दों में समझें तो इसे इस तरह से कहा जा सकता है कि वर्चुअल वर्क तो असल में कुछ होता ही नहीं है, तो वर्क जो होगा वर्चुअल वर्क वो असल में 0 ही होगा। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जितने भी आप वर्क करा रहे हो वर्चुअली, असल में उसको लास्ट में एंड में 0 ही आना चाहिए। यही प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का कहना है। इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क समझने के लिए अब हम देखते हैं कि अगर एक कोई बॉडी थी, उस बॉडी को हमने वर्चुअली डिस्प्लेस कर दिया। वर्चुअली डिस्प्लेस कैसे किया? इसके ऊपर कई सारे फोर्सेस एक्ट किए होंगे और उन सारे फोर्सेस के वजह से ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई होगी, वर्चुअली डिस्प्लेस हो गई होगी। तो हमने इसका वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से दिखाया है। अगर इस बॉडी के ऊपर कई सारे फोर्सेस लग रहे थे, मान लेते हैं कोई फोर्स F1 लग रहा था, कोई फोर्स F2 लग रहा था, कोई फोर्स F3 लग रहा था, कोई फोर्स मान लेते हैं F4 लग रहा था। तो इस तरह से इस बॉडी के ऊपर कई सारे फोर्सेस लग रहे थे और इस बॉडी ने फाइनली डिस्प्लेस होकर यहाँ पर अपनी पोजीशन पाई। अब मान लेते हैं कि इस जो नई पोजीशन पाई है बॉडी ने वो अल्फ़ा बीटा है। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट अल्फ़ा बीटा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस बॉडी ने एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? अल्फ़ा ट्रैवल किया। और वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? बीटा ट्रैवल किया। तब जाकर इसने अल्फ़ा बीटा डिस्टेंस ट्रैवल की होगी। तो अगर हमको इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम अल्फ़ा और बीटा यानी जो डिस्प्लेसमेंट इसने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कवर की है उसको निकाल लेते हैं और फिर सभी फोर्सेस के कंपोनेंट से बारी बारी से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि उसने कितना वर्क किया। इस तरह से इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क निकलता है। आइए देखते हैं कैसे निकलता है। मान लेते हैं F1 फोर्स का कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं x1 है और x1 ऐसे है। इसी तरह से F2 का मान लेते हैं कंपोनेंट x2 है जो कुछ ऐसे है, और मान लेते हैं F3 का कंपोनेंट x3 है। इसी तरीके से बाकी जितने भी फोर्सेस लग रहे थे सबका कंपोनेंट इसी तरीके से है। और y एक्सिस पे मान लेते हैं कि F1 का कंपोनेंट y1 है। इसी तरह से F2 का कंपोनेंट y2 है और F3 का कंपोनेंट y3 है। और इसी तरीके से बाकी जितने भी कंपोनेंट लग रहे थे फोर्सेस के वो सब हैं। अब अगर हमें वर्क निकालना है तो वर्क के लिए हम लिख सकते हैं W इज़ इक्वल टू W हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ इनटू फोर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ उतना फोर्स। यानी हम हर कंपोनेंट के लिए जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हम लिखेंगे
तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू x1 प्लस अल्फ़ा इंटू x2 प्लस अल्फ़ा इंटू x3 प्लस डॉट 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 प्लस y के अलॉन्ग जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और उसके कंपोनेंट्स, तो हम लिखेंगे बीटा इंटू y1 प्लस बीटा इंटू y2 प्लस बीटा इंटू y3 प्लस जितने भी और कंपोनेंट्स लग रहे थे। ये हमने सारे x एक्सिस के अलॉन्ग लिखे और ये हमने सारे y एक्सिस के अलॉन्ग लिखे। अगर हम इसका सम कर दें, अगर इसका हम सम कर दें या हम अल्फ़ा को कॉमन ले लें, तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 इस तरह से आएगा। प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा बीटा कॉमन ले लें, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हमने वर्क निकाला है। क्या निकाला है? वर्क निकाला है। वर्क कैसे निकाला है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स। इसी तरीके से वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स। अब हम इसको अगर अलजेब्रिक फॉर्म में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू समेशन ऑफ सारे कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स प्लस बीटा इंटू समेशन ऑफ सारे कंपोनेंट्स अलॉन्ग वाई। ये हमारा क्या हो गया? वर्क हो गया। और हमारा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन कहता है कि जितना भी वर्चुअल वर्क हो रहा है, जो भी वर्चुअल वर्क हो रहा है, वो सब ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। यही कहता है। तो ये जो हमारा इक्वेशन बना, ये इसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जितना भी वर्चुअल वर्क हुआ, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जितना डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का प्रोडक्ट आया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जितना डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का प्रोडक्ट आया, उन सब का सम ज़ीरो हो गया। ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन के हिसाब से है। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। अब इस इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क में हमें क्या पता चलता है कि अगर ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये क्वांटिटी भी ज़ीरो होगी और ये क्वांटिटी भी ज़ीरो होगी। इसका मतलब क्या है? अल्फ़ा इंटू सिग्मा एक्स भी ज़ीरो होना चाहिए और बीटा इंटू सिग्मा वाई भी ज़ीरो होना चाहिए, तभी तो ज़ीरो और ज़ीरो को जोड़ने पर ज़ीरो आता है। ये नेगेटिव क्वांटिटीज़ नहीं हो सकती हैं, क्योंकि फोर्स भी पॉजिटिव है और पोजीशन भी पॉजिटिव है, या एक्स अल्फ़ा और बीटा पॉजिटिव है और एक्स वाई भी पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव क्वांटिटीज़ नहीं आ सकती है। यहाँ पे हमने डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिया है, सारे फोर्सेस के बस मैग्नीट्यूड लिए गए हैं, इसलिए नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन इसका भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर अल्फ़ा जो है वो पोजीशन है यानी कोऑर्डिनेट है, तो अल्फ़ा जो है ज़ीरो से कुछ ना कुछ ज़्यादा ही है, तो अल्फ़ा ज़ीरो हो नहीं सकता है। और अगर अल्फ़ा ज़ीरो हो नहीं सकता है तो दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है, अल्फ़ा ज़ीरो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि सिग्मा एक्स जो है वही ज़ीरो होगा, यानी कंपोनेंट्स का सम जो है वही ज़ीरो आ रहा होगा। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे भी कंपोनेंट्स का सम जो होगा वो ज़ीरो आ रहा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर वर्चुअल वर्क हो रहा होगा तो सभी कंपोनेंट्स का सम किया जाए तो वो ज़ीरो आना चाहिए। और वैसे ही वाई एक्सिस पे जितना भी वर्चुअल वर्क हो रहा होगा, वाई एक्सिस पे सभी कंपोनेंट्स का वर्चुअल वर्क का कंपोनेंट्स का सम ज़ीरो आना चाहिए। फोर्सेस विच कैन बी नेग्लेक्टेड। अब बात करते हैं उन फोर्सेस की जिन्हें वर्चुअल वर्क निकालते समय नेग्लेक्ट भी कर दिया जाए तो भी वर्क पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पहला पॉइंट उन फोर्सेस की बात करते हैं जो, अगर बॉडी कोई रेस्ट पर है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है किसी सरफेस पर, तो वो अपना वेट जो है वो डाउनवर्ड, उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो जो सरफेस है वो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से उसको अपोज करने के लिए उसे ऊपर ढकेलती है। ऊपर ढकेलने के लिए वो एक फोर्स लगाती है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स या रिएक्टिंग फोर्स हम इसे कहते हैं, और हम इसे वर्चुअल वर्क निकालते समय इसे निगलेक्ट कर सकते हैं। निगलेक्ट मतलब इग्नोर कर सकते हैं। वैसे भी अगर ये बॉडी डिस्प्लेस होती इस डायरेक्शन में, अगर हम इसको कंसिडर भी कर लेते और अगर ये डिस्प्लेस होती इस डायरेक्शन में, तो फोर्स जो होता और जो डिस्प्लेसमेंट होता उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता, यानी दोनों परपेंडिकुलर होते। और हम जानते हैं कि वर्क का फार्मूला होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे F जो था वो n था, यानी नॉर्मल फोर्स था, डिस्प्लेसमेंट s हुआ, cos 90 बन रहा था, तो ये cos 90 की वैल्यू ज़ीरो आ जाती। तो इसलिए हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड
सेकेंड केस में हमारे पास है उन फोर्सेस के में जिनको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई बॉडी जो है वो रोल कर रही है, अगर वो रोल करती हुई जा रही है तो रोल करते हुई बॉडी के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगता है। रिएक्शन फोर्स कैसे लगता है? कुछ रिएक्शन फोर्स ऐसे लगते हैं, कुछ रिएक्शन फोर्स ऐसे लगते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन फोर्सेस को हम ओमिट कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। अगर कोई बॉडी रोल कर रही हो तो रिएक्शन फोर्सेस जो भी होंगे, जो एक्सिस से हो रहे हैं या उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लग रहे हैं, उन हम रिएक्शन फोर्सेस को इग्नोर कर सकते हैं। तो पहला केस जो हमारे पास था, पहला केस था जिसमें हम नॉर्मल फोर्सेस को हम इग्नोर करते हैं, और दूसरा केस था जिसमें हम रोलिंग बॉडी पर लग रहे रिएक्शन फोर्सेस को इग्नोर करते हैं। तो इन दोनों रिएक्शंस को हम अगर इग्नोर कर दें तो फिर हमारे वर्चुअल वर्क पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और हम क्वेश्चन को आसानी से जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर सकते हैं। वर्चुअल वर्क के मेन टॉपिक पर हम आ चुके हैं, जिसमें हमें सीखना है कि वर्चुअल वर्क किन किन केसेस में कैसे कैसे निकाला जाता है। तो वर्चुअल वर्क जो होगा वो हमें स्ट्रिंग में निकालना होता है और रॉड में निकालना होता है। स्ट्रिंग के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस काम करते हैं उन्हें टेंशन कहा जाता है, और रॉड के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस काम करते हैं उनको थ्रस्ट कहा जाता है। स्ट्रिंग के अंदर दो केसेस को हमें पढ़ना है, एक्सटेंसिबल और इनएक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग वो होती हैं जिनके लेंथ को इंक्रीज़ किया जा सकता है, और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग वो होती हैं जिनके लेंथ को इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही रॉड में एक्सटेंसिबल रॉड वो होते हैं जिन्हें स्ट्रेच करके और खींच के बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इनएक्सटेंसिबल रॉड वो होते हैं जिन्हें और स्ट्रेच करके खींच के लंबा नहीं किया जा सकता है। और दोनों ही केसेस में मैं पहले ही बता दूं, दोनों ही केसेस में इनएक्सटेंसिबल यानी जिन्हें और लंबा नहीं किया जा सकता है उनका वर्चुअल वर्क ज़ीरो होता है, उनका वर्चुअल वर्क ज़ीरो होता है। और एक्सटेंसिबल के केस में, यहीं पर लिखता हूँ मैं, एक्सटेंसिबल के केस में वर्चुअल वर्क जो होता है वो स्ट्रिंग के लिए -t इंटू डेल्टा एल होता है, और एक्सटेंसिबल रॉड के केस में यही +t इंटू डेल्टा एल होता है। अब हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि ये वाला t जो है वो थ्रस्ट है, जबकि ये वाला t टेंशन है। अब माइनस और प्लस साइन क्यों आया है ये पहले समझते हैं। तो स्ट्रिंग जो होती है, स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन काम करता है वो इनवर्ड काम करता है। इनवर्ड यानी टेंशन जो है वो स्ट्रिंग की लंबाई को और बढ़ने नहीं देता है, वो टेंशन जो है वो स्ट्रिंग की लंबाई को स्ट्रेच नहीं होने देता है। हम अगर स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो वो स्ट्रेच नहीं होने देता है, और टेंशन इनवर्ड काम करता है ताकि जो भी फोर्सेस हैं, जो भी उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको वापस अपनी नॉर्मल लेंथ पे लेकर आया जा सके। जबकि रॉड में जस्ट अपोजिट होता है। रॉड जो होता है वो अपना थ्रस्ट इसलिए लगाता है ताकि वो रॉड की लेंथ को घटने ना दे। अगर हम इसे दोनों साइड से कंप्रेस करते हैं तो रॉड जो है वो थ्रस्ट लगाएगा और वो बाहर की तरफ लगाएगा ताकि ये रॉड कंप्रेस ना हो जाए। दोनों ही मैकेनिज़्म जो हैं वो इस तरह से हैं कि वो अपने नॉर्मल लेंथ को, नॉर्मल शेप को रीगेन कर सके। यानी स्ट्रिंग जो है वो बहुत ज़्यादा खींच ना जाए इसलिए टेंशन इनवर्ड लगता है, और रॉड जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस ना हो जाए इसलिए टेंशन जो है वो आउटवर्ड लगता है। वर्चुअल वर्क अब देखना है इनएक्सटेंसिबल में ज़ीरो होता है, और एक्सटेंसिबल में हम देखने हैं कि माइनस है, यानी इनवर्ड लग रहा है टेंशन तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है, और थ्रस्ट जो है वो आउटवर्ड लग रहा है यानी यहाँ पे t प्लस आ जाता है। और हम स्ट्रिंग के और रॉड के केस में वर्क जो है वो आसानी से लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वेट के लिए, अब हम देखते हैं कि वर्चुअल वर्क कैसे निकाला जाए, किसी वेट के लिए, सिस्टम के वेट के लिए कैसे निकाला जाए। अभी तक हमने फोर्सेस के लिए देखा, टेंशन के लिए देखा, थ्रस्ट के लिए देखा। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है, जैसे यहाँ पे एक सिस्टम ये है और एक सिस्टम ये है, इन दोनों सिस्टम का अगर हम वेट देखें तो वेट जो होगा वो यहाँ होगा, सेंटर पर होगा। अब अगर इस वेट की वजह से भी तो कुछ ना कुछ वर्चुअल वर्क हो सकता है। यानी अगर हम इसे मान लें कि डिस्प्लेस हुआ है और वेट ने डिस्प्लेस किया है तो उसकी वजह से भी कोई वर्चुअल वर्क हो सकता है। हम उस वर्चुअल वर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम यहाँ मान लेते हैं कि एक रोम्बस है जो कि 4 रॉड से मिलकर बना है, 4 रॉड से मिलकर रोम्बस बना है, और ये इस पॉइंट पर हिंज किया गया है, यानी इस पॉइंट पर इसको फिक्स किया गया है, लटका दिया गया है। उसी तरह से यहाँ भी एक रोम्बस है जो 4 रॉड से मिलकर बना हुआ है और इसे हिंज नहीं किया गया है, इसे बस एक प्लेट पर रखा गया है। इसे इस तरह से प्लेट पर बैलेंस करके रखा गया है ताकि ये सीधा वर्टिकली खड़ा रह सके। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसे इस पॉइंट पर इसे फिक्स कर दिया गया है, चिपका दिया गया है। यहाँ पर इसे हिंज कहते हैं और यहाँ पे इसे फिक्स कहते हैं। यहाँ पे ये लटक रहा है जबकि यहाँ पर ये खड़ा हुआ है, ये स्टैंडिंग पोजीशन में है, वर्टिकली स्टैंडिंग है, जबकि ये हैंगिंग पोजीशन में है। तो इस हैंगिंग और इस स्टैंडिंग रोम्बस में हम देखते हैं कि वर्चुअल वर्क वेट के हिसाब से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसका वेट लग कहाँ रहा होगा। तो इसका वेट जो होगा, सारे रॉड का वेट हम मान लेते हैं कि सारे रॉड का वेट जो है वो मिलाकर W हो रहा है।
तो W जो है वो इन डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर लगेगा, डाउनवर्ड्स लगेगा। वैसे ही यहाँ पर भी डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर W वेट लगेगा। सारे रॉड्स का मिलाकर वेट W हो रहा है, सारे रॉड्स का मिलाकर वेट W हो रहा है, तो W लग रहा है, डाउनवर्ड्स लग रहा है। अब हम वर्चुअल वर्क इसके केस में लिखेंगे कैसे? तो वर्चुअल वर्क लिखने के लिए पहले हम मेजर करते हैं डिस्टेंस। कहाँ से मेजर करते हैं? हिंज पॉइंट से। तो वर्चुअल वर्क कैलकुलेट करने के लिए वेट के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंज पॉइंट कहाँ है, हिंज पॉइंट कहाँ पे है, और हम फिर हिंज पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करेंगे। डिस्टेंस हम मेजर करेंगे हिंज पॉइंट से। अब हम देखेंगे कि अगर वेट एंड डिस्टेंस आर इन सेम डायरेक्शन तो हम उसे लेंगे पॉजिटिव, और अगर वेट एंड डिस्टेंस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो हम उसे लेंगे नेगेटिव। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि हम किसे पॉजिटिव लेंगे किसे नेगेटिव लेंगे, वर्क को हम कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे। तो इस केस में हम देखते हैं पहले हिंज पॉइंट कहाँ पे है। हिंज पॉइंट हमारा यहाँ पे है। अब हम हिंज पॉइंट से W तक आते हैं, W तक आते हैं तो यहाँ पर W मिलता है हमें। यहाँ पर वेट जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा है। तो हम देखते हैं कि डिस्टेंस जो हमने मेजर किया वो ऐसे मेजर किया, और वेट जो है वो भी उसी सेम डायरेक्शन में लग रहा है। यानी अगर डिस्टेंस नीचे लग रहा है तो वेट भी नीचे ही लग रहा है। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में हमें पॉजिटिव साइन लेना है। यानी यहाँ पे जो वर्क आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब हम देखते हैं कि इसका हिंज पॉइंट कहाँ पर है। इसका हिंज पॉइंट या फिक्स पॉइंट यहाँ पर है, और हम W तक जाते हैं इस डायरेक्शन में। अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं W तक तो हमें W यहाँ पर मिलता है, और हम अपवर्ड जाते हैं तो W मिलता है, जबकि W यानी वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसका वर्क जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, इसका वर्क जो होगा नेगेटिव हो जाएगा। हम किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि हम ये डिस्टेंस निकाल लें। अगर ये फिक्स पॉइंट O है और ये पॉइंट A है तो इसका वर्क जो हो जाता है, वर्क जो होगा मैं लिखता हूँ, वर्क जो होगा वो हो जाएगा W इंटू OA। ऐसे ही यहाँ पर जो वर्क होगा वो, अगर ये O पॉइंट है और ये A पॉइंट है तो इसका भी वर्क जो होगा वो होगा माइनस W इंटू OA। यहाँ मैंने OA लिखा है क्योंकि डिस्टेंस जो है वो बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम हमेशा यहाँ डेल्टा OA लेंगे। डेल्टा OA क्यों लेंगे? W इंटू डेल्टा OA इसलिए लेंगे क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमेशा हम मानते हैं कि छोटी है। वर्चुअल वर्क डन में डिस्टेंस हमने माना है कि बहुत ही छोटी है, इसलिए हमें उसे डेल्टा OA लेना होता है, और फिर बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते समय उसे डिफरेंशिएट करना होता है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम देखेंगे, एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि कैसे उसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर वर्चुअल वर्क चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स ख़त्म हो गए हैं। वंदना की बुक से क्वेश्चन नंबर 1 लिया है मैंने, और क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप स्क्रीन पर देखें तो उसमें दिया है कि 4 यूनिफॉर्म रॉड्स हैं जो कि फ्रीली जॉइंट किए गए हैं। कहाँ से? देयर एक्सट्रीमिटी से, यानी उनके छोर से उन्हें जॉइन कर दिया गया है, और वो एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं ABCD पैरेललोग्राम जो है वो A पॉइंट से सस्पेंड किया गया है, यानी जॉइंट A से सस्पेंड किया गया है, और उसको AC स्ट्रिंग से, यानी उसके एक डायगोनल को AC को स्ट्रिंग से बांध दिया गया है ताकि वो शेप में रह सके। अब हमें प्रूव करना है कि टेंशन जो है स्ट्रिंग में यानी AC में वो सभी रॉड्स के वेट के हाफ के बराबर है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। इसके डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसको A जॉइंट से हिंज किया गया है, और ये रॉड्स ऐसे हैं जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं। और अगर ये रॉड्स जो होते हैं वो उनमें AC स्ट्रिंग नहीं लगा होता तो ये रॉड्स ऐसे हैं, अगर इसमें AC स्ट्रिंग नहीं लगा होता तो ये ऐसे कोलैप्स कर जाता, ये दोनों ऊपर का साइड कोलैप्स कर जाता। नीचे के साइड से और ऊपर के साइड से इसे सपोर्ट मिला हुआ है, इसीलिए, और नीचे के ऊपर के साइड को इस स्ट्रिंग से बांध दिया गया है। इस स्ट्रिंग से बांधने से हुआ ये है कि ये जो ऊपर के 2 रॉड्स हैं वो कोलैप्स नहीं कर रहे हैं। अगर कोलैप्स करते तो क्या चेंज होता? इनके बीच का एंगल चेंज होता। अगर ये कोलैप्स करते तो इनके बीच का एंगल चेंज होता, एंगल यानी थीटा चेंज होता। तो हम यहाँ पर एक एंगल थीटा मान लेते हैं सबसे पहले। अब इस थीटा का काम क्या होगा? ये थीटा ही वेरिएबल क्वांटिटी है इस क्वेश्चन में। ज़्यादातर क्वेश्चन में एंगल ही जो होता है रॉड्स के बीच का वो वेरिएबल होता है, तो इस क्वेश्चन में भी थीटा वेरिएबल है। अब हम देखते हैं कि AC एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग की क्वालिटी क्या होती है कि वो टेंशन लगाती है। कैसे लगाती है? इनवर्ड्स लगाती है। स्ट्रिंग हमेशा टेंशन लगाती है। और रॉड्स का अब हमें वेट देखना है। तो 4 रॉड हैं, चारों रॉड का अगर हम वेट मान लेते हैं W/4 तो हमें सम करके W मिल जाता है, जो हमारे लिए आसान होगा।
तो हम मान लेते हैं कि जो रॉड्स का वेट होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा होगा। कहाँ लग रहा होगा? डाउनवर्ड्स लग रहा होगा। मान लेते हैं W मास है, सभी रॉड्स का मिलाकर W मास है या वेट है जो डाउनवर्ड्स लग रहा है। तो अब देखते हैं हमारे पास कितने तरह के फोर्सेज आ गए। हमारे पास 2 तरह के फोर्सेज आ गए। पहला फोर्स टेंशन और दूसरा फोर्स W। हमने टेंशन 2 जगह दिखाया ज़रूर है, लेकिन हम बस एक ही जगह उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि टेंशन तो एक ही लग रहा है। टेंशन फोर्स एक ही है, बस भले ही हम उसे 2 बार दिखाते हैं। और तो हमारे पास 2 फोर्सेस कौन कौन से हो गए? एक वेट हो गया W और एक फोर्स हो गया टेंशन T। अब हमें क्या करना है? अब हम मान लेते हैं कि इस पैरेललोग्राम के एक साइड की लेंथ 2a है। हम हर बार हर क्वेश्चन में जब लेंथ मानना होगा तो हम ट्वाइस ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत बार हमें 2 से डिवीज़न करना पड़ता है और उसमें a/2 मिलता है, बाद में लेंथ by2 में मिलती है। तो इससे अच्छा हम पहले से ही 2a माने, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो रिज़ल्ट मिलेगा वो हमारे MCQ के ऑप्शन से डायरेक्ट मैच करेगा। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि रॉड का लेंथ 2a है। अगर रॉड का लेंथ 2a है तो अब हमें क्या करना है? अब हमें बस ये करना है कि हम टेंशन के डायरेक्शन में रॉड की लेंथ को ब्रेक करें और वेट के डायरेक्शन में रॉड की लेंथ को ब्रेक करें, यानी डिस्टेंस को हम टेंशन के डायरेक्शन में एक बार ब्रेक करें और फिर वेट के डायरेक्शन में ब्रेक करें, तो हम वर्चुअल वर्क निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? टेंशन के डायरेक्शन, देखिए टेंशन का डायरेक्शन कैसे है? A से लेके C है। तो हम क्या करेंगे? हम रॉड के लेंथ का हम कॉस ले लें। अगर हम रॉड के लेंथ का कॉस ले लें तो हमें ये डिस्टेंस पता चल जाएगी, ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। अगर आपको ध्यान हो तो हमने कंपोनेंट निकालना सीखा था। अगर हम इस डिस्टेंस का कॉस ले लें तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर हम इस डिस्टेंस का कॉस ले लें तो उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। कॉस ले लें तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और वो डिस्टेंस कितनी होगी? इतने के बराबर होगी। तो ये 2a का ये डिस्टेंस हो जाएगा 2a cos थीटा। अगर हम इस पॉइंट को G कह दें तो AG की वैल्यू जो होगी, AG की वैल्यू हो जाएगी 2a cos थीटा। W जो है वो यहाँ बीच में पॉइंट में G पॉइंट पर लग रहा है। और W हमने कहाँ से सीखा था मेजर करना? W की डिस्टेंस हमने मेजर करनी सीखी थी हिंज पॉइंट से। तो हिंज पॉइंट से W की लेंथ हमें मिल गई। अब हम टेंशन T के लिए हमें डिस्टेंस निकालना है। हमने W के लिए 2a cos थीटा निकाला है, हिंज पॉइंट से हमें W की लेंथ मिल गई। अब हमें पूरी स्ट्रिंग की लेंथ निकालें जो कि टेंशन के लिए हो जाएगा। तो पूरी स्ट्रिंग की लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें आधी स्ट्रिंग की लेंथ तो मिल गई है 2a cos थीटा, तो हम उसी का ट्वाइस कर देंगे तो हमें टेंशन के लिए भी मिल जाएगा। तो यानी हम अभी वर्क का जो इक्वेशन होता है वो हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। हम पहले लिखते हैं टेंशन के लिए, तो टेंशन के लिए हम माइनस साइन लगाते हैं, माइनस T इंटू डेल्टा L प्लस W इंटू डेल्टा L। अब ये हम कैसे लिख रहे हैं? हम ऐसे लिख रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को समझने के लिए। टेंशन जो होता है वो हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में लगता है, इनवर्ड्स लगता है, इसलिए हम इसको नेगेटिव लेते हैं। और वेट के लिए मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, हिंज पॉइंट से W तक आने में हमने जो डायरेक्शन मेजर किया वो किस डायरेक्शन में था? वो वेट के ही डायरेक्शन में था। वेट के ही डायरेक्शन में था वो जो डिस्टेंस मेजर किया, यानी A से लेकर G तक हम आए, डिस्टेंस मेजर किए, तो इसलिए ये पॉजिटिव लिया गया है। क्योंकि डिस्टेंस जो है वो वेट के डायरेक्शन में है, तो हम साइन जो लेते हैं वो प्लस का लेते हैं। अब जो है डेल्टा L की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखिए टेंशन के लिए, टेंशन जो है वो पूरी स्ट्रिंग में लग रहा है, टेंशन पूरी स्ट्रिंग में लग रहा है, तो डेल्टा L की वैल्यू क्या होगी? पूरे स्ट्रिंग के बराबर होगी, यानी 2a cos थीटा का ट्वाइस। तो ये हो जाएगा माइनस T इंटू डेल्टा ऑफ 4a cos थीटा प्लस W इंटू डेल्टा ऑफ क्या? 2a cos थीटा। W के लिए इतने ही लेंथ पर वेट एक्ट कर रहा है, जबकि टेंशन जो है वो पूरी स्ट्रिंग पर एक्ट कर रहा है। तो इसलिए हमने लिया टेंशन के लिए लेंथ लिया 4a cos थीटा और W के लिए हमने लेंथ लिया 2a cos थीटा। अब यहाँ पे डेल्टा है, इस टर्म में डेल्टा है और इस टर्म में भी डेल्टा है, तो डेल्टा जहाँ पर आएगा हम वहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस T और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू a cos थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डेल थीटा। ये डिफरेंशिएशन करने की आदत आपको पड़ जाएगी, जब आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तभी आपको आदत आ जाएगी। तो फिर से मैं डिफरेंशिएशन बताता हूँ। 4a का डिफरेंशिएशन हुआ 4a ही, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन हुआ माइनस साइन थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन हुआ डेल थीटा। यहाँ पर थीटा ही वेरिएबल है, इसलिए थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसलिए डेल थीटा आ रहा है। a जो है वो कांस्टेंट है, यानी लेंथ जो है वो कांस्टेंट है। इसी तरह से W प्लस W इंटू
अब हम यहाँ पे 2a cos थीटा का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2a cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस साइन थीटा आएगा और इसके साथ आएगा डेल थीटा इज इक्वल टू 0। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और डेल थीटा को बाहर लाते हैं। कैसे लाते हैं बाहर? ये हो जाएगा प्लस 4at इंटू साइन थीटा 2aw साइन थीटा, और इन सभी में से कॉमन ले लेता हूँ मैं डेल थीटा। देखिए डेल थीटा यहाँ पर भी है, डेल थीटा यहाँ पर भी है, तो डेल थीटा को मैंने कॉमन ले लिया और ये इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए दो क्वांटिटीज़ यानी ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है। दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट 0 के बराबर कब आ सकता है? जब दोनों क्वांटिटीज़ में से या तो एक क्वांटिटी 0 हो, या तो दूसरी वाली क्वांटिटी 0 हो, या तो ये दोनों ही 0 हों, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लिकेशन 0 आ सकता है। तो देखिए डेल थीटा जो है वो 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर डेल थीटा 0 हो गया तो वर्चुअल वर्क जो हमने लगाया वो तो लग ही नहीं सकता। अगर डेल थीटा यानी थीटा में कोई चेंज ही नहीं हुआ, यानी डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, यानी इसके शेप में कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो फिर वर्चुअल वर्क कैसा? तो इसलिए डेल थीटा जो है वो चेंज होना ही पड़ेगा, वो 0 नहीं हो सकता है। इसलिए 0 कौन होगा? ये क्वांटिटी 0 होगी। और अगर ये क्वांटिटी 0 होगी तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4at साइन थीटा माइनस 2aw साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 और 4 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा t साइन थीटा इज इक्वल टू w साइन थीटा अपॉन 2। यहाँ से साइन थीटा और साइन थीटा भी कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, तो t हमें क्या मिल गया? w अपॉन 2, जो कि क्वेश्चन में प्रूव करना था। यही प्रूव करना था कि टेंशन जो लग रहा है स्ट्रिंग में वो वेट के आधे के बराबर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से सॉल्व हो गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या थी? ध्यान देने वाली बात ये इक्वेशन था कि हम टेंशन और वेट को हम कैसे लिखते हैं, ये आपको ध्यान हो तो ये इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क है। ये इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क ऐसे ही लिखा जाता है और इसका क्वेश्चन में ऐसे ही यूज़ होता है। स्ट्रिंग के टेंशन को हम माइनस टी डेल्टा एल लेते हैं। अगर यहीं रॉड होता, अगर इसके बीच में AC के बीच में रॉड लगा होता तो टेंशन नहीं लगा होता, थ्रस्ट लग रहा होता, तो हम यहाँ प्लस डेल्टा एल लेते। W, ये देखिए W है। अगर ये हिंज पॉइंट A है, यहाँ पर ऊपर है, अगर ये हिंज पॉइंट नीचे होता तो हम इसका डिस्टेंस कैसे मेज़र करते? हम इसका डिस्टेंस ऊपर मेज़र करते, और W नीचे लग रहा है तो हम कैसा लेते? यहाँ नेगेटिव साइन लेते। तो इसी तरह के 2-4 माइन्यूट प्रॉब्लम्स हम करते हैं तो हमें क्वेश्चन का अंदाज़ा लग जाएगा और MCQ क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएंगे।